guys, what's up and welcome back to Gravity Circle and welcome back to GC 3.0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है सॉलिड स्टेट्स के अंदर, एक बार फटाफट से रीकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप। हम लोगों ने बेसिकली यूनिट सेल्स कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट सेल के अलावा हम लोगों ने सॉलिड्स के अंदर पूरी तरीके से पैकिंग देख ली थी, भले ही वो 1D पैकिंग हो, 2D पैकिंग हो या 3D पैकिंग हो। इनफैक्ट हम लोगों ने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, और हम लोगों ने रेडियस एंड एज लेंथ कैलकुलेशन, और हम लोगों ने और क्या देख लिया था, हाँ हम लोगों ने यहां तक की सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। अब गाइस टेक्निकली देखा जाए तो हम लोगों का यहां पर क्या बच रहा है, आयोनिक रेडियस, जो कि एनसीईआरटी के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी के अंदर वो नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोगों को उसको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एट कॉम्पिटिटिव लेवल वो पूछा जाता है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्या बचा हुआ है, इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वो हम लोग वापस से अपने बोर्ड पर जाकर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आज की क्लास में, आज का जो हम लोगों का लेक्चर आने वाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अगेन मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूं, आपके सामने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स लिखा हुआ है। तो गाइज वो सारे स्टूडेंट जो कि अपने आप को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और बोर्ड्स में वो चाहते हैं कि भाई साहब 95% प्लस लेकर आए, तो एक बात बता दूं, अब ये ना, जो बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं कि भाई साहब ये वाला वीडियो देख लो, 1 महीने के अंदर इतना परसेंट, 2 महीने के लिए इतना परसेंट, ऐसा नहीं होता बेटा। पूरी साल भर की मेहनत लगती है। एक बच्चा जो साल भर मेहनत करता है ना, वो जाकर 95% लेकर आता है। एक महीने में आप 95% नहीं लेकर आओगे, एक महीने में आप आपका बेस्ट दे सकते हो, दैट्स इट, इतना मैं कहूंगा। आप आपका बेस्ट दे सकते हो, लेकिन एक महीने में आप सोचोगे 95 ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो गाइज आज से जिन लोगों ने GC 3.0 पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिनको पता है कि मृत्युंजय सर के साथ सेशन 21, 22 की एग्जाम देनी है, पढ़ना है, फोड़ना है, तो गाइज आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग मेरे से पढ़ने के बाद सीधे सिंगेज उठा लेते हो, सीधे जीआरबी उठा लेते हो, या सीधे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मटेरियल उठा लेते हो, तो गाइज मजा नहीं आएगा, एकदम से चीजें सॉल्व नहीं होगी। हर चीजों का एक प्रॉपर स्टेप होता है। पहले मेरे लेक्चर, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर एनसीईआरटी पूरी सॉल्व। जब एनसीईआरटी पूरी सॉल्व हो जाएगी, फिर वो सवाल लगाने शुरू करो, फिर वो सवाल लगने चालू होंगे, फिर मजा आना शुरू होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं आप लोगों को, क्योंकि जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट करो, मैं ये नहीं चाहता कि आप एक्सरसाइज करने में टाइम वेस्ट करो। भाई मेरा वीडियो है, फटाफट से देख लो, 1 घंटे का वीडियो आता है, फटाफट से देखा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, काम खत्म हो गया, ताकि आप लोग हायर एंड पर जा सको। और जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, भाई तुम्हारे तो स्पून फीडिंग हो गए, सब कुछ मिल गया, तो चलो शुरू करते। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ले लो। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, तो अब हम लोग पिछले क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे, आज से हम लोग हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और गाइस सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दैट व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। भाई बहुत बेसिक सा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आप लोग याद रखना, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। और क्लोजली पैक्ड होने के साथ साथ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। इन दो कारणों की वजह से, इन दो रीजंस की वजह से आपके सॉलिड हमेशा रिजिड कहलाएंगे। रिजिड मतलब ठोस। अब भाई जो चीज ठोस होगी, मतलब उसके पार्टिकल्स एक तो बिल्कुल पास पास होंगे, और वो सिर्फ
अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर पाएंगे। अगर वो मूव कर सकते तो बेटा फिर अगर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती और अगर ये पार्टिकल मूव कर पाते तो फिर तो ये दूर निकल जाते, और दूर निकल जाते तो फिर सॉलिड रहता है क्या, फिर तो लिक्विड में बदल जाता। तो ये दो कारण इसके मेन रीजन है। बहुत सड़ा सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसके बारे में क्या बोलोगे भाई, डेफिनेट वॉल्यूम किस चीज का हो सकता है, जिसका पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पर हो। अगेन सेम जवाब आएगा, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड पोजीशन, दे आर प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, एकदम फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। भाई अगर इनकी पोजीशन के अंदर लगातार चेंजेस आता जाएगा तो इनका वॉल्यूम फिक्स होगा क्या, नहीं। जैसे गैसेस की बात करें, भाई गैसेस के पार्टिकल्स के पास में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो पार्टिकल लगातार मूव करते हैं, वो पार्टिकल लगातार इस तरीके से ऐसे 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 मूव करते हैं। और अगर वो पार्टिकल्स ऐसे 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 अगर मूव करेंगे तो वो क्या एक फिक्स पोजीशन पे रह पाएंगे, नहीं, वो दूर निकल जाएंगे, वो एक्सपांड कर जाएंगे, मतलब वो गैसेस बन जाएंगे। तो किसी भी सॉलिड के फिक्स वॉल्यूम होने के पीछे अगर आपको सबसे पहला रीजन बताना हो तो इनके पास में फिक्स्ड पोजीशन होती है। और दूसरा दूसरा पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि दे आर रिजिड। दे आर रिजिड, यस दे आर रिजिड, एकदम ठोस होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं। अगर ये ठोस होंगे मजबूत होंगे तभी तो फिक्स वॉल्यूम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ये पानी की बोतल ठोस है, एकदम देखो मजबूत है, तो मजबूत होने की वजह से इसका फिक्स वॉल्यूम है। क्या पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी एकदम क्लोज होते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर गैप होता है जिसके से फ्लूइडिटी जरूर आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एक्सपांड कर जाए। तो ये कारण की वजह से आपका सॉलिड भी जो होता है वो एकदम फिक्स पोजीशन पे रहता है। अगला सवाल देखो बहुत इजी है, यहां पर एक बात ध्यान रखना, देखो यहां पर इस प्रकार के सवालों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक ट्रिक याद कर लो, एक बेहतरीन ट्रिक है, अगर वो आपने याद कर ली तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, मजा आ जाना है। और वो ट्रिक क्या है, पहली बात याद रख लो जितने भी आपके मेटल्स हैं, दूसरी चीज याद कर लो जितने भी आपके आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, आयोनिक सब्सटेंसेस मतलब जो आपके कैटायन और एनायन से मिलकर बने हैं वो, और आपके कुछ कोवेलेंट सब्सटेंसेस, कुछ आपके कोवेलेंट सब्सटेंसेस जैसे कि आपका डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, इस प्रकार के, है ना। तो ये सब आपके आयोनिक ही रहेंगे, आई मीन सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे। अब आप जरा मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करके देखो, बेंजोइक एसिड, सर बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन का रिंग और इसके ऊपर COOH। अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो COO पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके अंदर आयोनिक, मतलब ये आपका क्रिस्टलाइन हो गया। हाँ सर मजा आ रहा है। अच्छा इसको देखो जरा, पोटेशियम नाइट्रेट, सर पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला तो KNO3 होता है। हाँ सर, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज और NO3 पर नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, तो मतलब ये भी आपका क्रिस्टलाइन हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन। और तीसरा सर कॉपर दिख रहा है जो कि प्योर मेटल है। तो सर मेरे को लगता है कि आपके हिसाब से, आपके ट्रिक के हिसाब से ये 3 क्रिस्टलाइन होने चाहिए। हाँ ये 3 क्रिस्टलाइन है, बाकी आप देखोगे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, भले ही वो आपका ये हो, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, जैसे ये हो, नेफ्थलीन हो, सिलोफैन हो, पॉलीविनाइलिक क्लोराइड हो, फाइबर ग्लास हो या टेफ्लॉन हो, ये सब आपके एमोर्फस कैटेगरी में आएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वाई ग्लासेस आर कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। गाइज अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा हो सॉलिड स्टेट्स, आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा, उसके अंदर मैंने सिखाया था कि जो आपकी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की बिल्डिंग होती है ना, जबकि ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप इनके अंदर लगी हुई विंडो के कांच को देखोगे तो जो ग्लासेस होते हैं इन बिल्डिंग के, जो इन बिल्डिंग के जो ग्लासेस होते हैं दे आर थिक एट बॉटम, ये बॉटम में एकदम थिक होते हैं, लेकिन दे बिकम थिन एट टॉप, जो आपका टॉप होता है उस पर बिल्कुल पतले हो जाते हैं और बॉटम में आके ऐसे मोटे हो जाते हैं ये। तो ये ऐसा क्यों होता है,
तो बेटा इसके पीछे क्या रीजन होता है कि इवन दो यू थिंक दैट ग्लास इज अ सॉलिड, और अगर बेटा ये सॉलिड है तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड के पास में तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, दे आर फिक्स्ड, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, मतलब दे कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जब आप ग्लास यहां पर लगाते हो बिल्डिंग में, तो ग्लास के पार्टिकल्स पहले प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, देखो दे आर प्रेजेंट एट अ फिक्स पोजीशन। लेकिन विथ टाइम जब इन पर गर्मी, धूप, बारिश, सर्दी, टेम्परेचर में चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस, कभी कभी पीएच में चेंजेस, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल स्लोली स्लोली नीचे की तरफ मूव करने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली ऊपर के पार्टिकल्स तो ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन नीचे के पार्टिकल्स थोड़े से थिक होने लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर के पार्टिकल्स ट्रेवल करके नीचे आ जाते हैं। तो अब तुम्हारा ग्लास ऊपर से थिन हो गया जो विंडो में लगा है, और नीचे से थिक हो गया, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ ग्लासेस आर मूविंग। तो क्या ये वाला फिनोमिनन ग्लास पर एप्लीकेबल हुआ? जी नहीं। तो यहां पर आप ये कह सकते हो दैट द पार्टिकल्स ऑफ ग्लासेस are moving, the particles of glasses are moving at a very lower speed, and therefore should not be considered as solid, and therefore should not be considered as solid। आप इसको सॉलिड मान ही नहीं सकते, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो कभी मूव नहीं करते, लेकिन इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, देयरफॉर ये सॉलिड नहीं है मेरे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे बकुड़ो, इसके पार्टिकल्स धीरे 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 मूव कर रहे हैं। और पार्टिकल्स किसके मूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली लिक्विड के। लेकिन ये ठोस है, ये कड़क है, और इसके पार्टिकल बहुत लो स्पीड पर मूव कर रहे हैं, तो हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दे देते हैं, मतलब एक ऐसा लिक्विड जो सुपर तरीके से जमा हुआ है। तो बहुत इजी सवाल था, लेकिन ध्यान रखिएगा इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब कभी भी नाम आता है घबराने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर कोई फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब कभी भी नाम आता है, आप सबसे पहले अपने मन से कहिए कि हाँ भैया ये एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है। इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन, मतलब अगर आपके फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम हो, मतलब कौन सी नेचर शो कर रहा है? ये आइसोट्रॉपिक नेचर शो कर रहा है। एन आइसोट्रॉपी क्या सिखाई थी? एन आइसोट्रॉपी का मतलब सिखाया था कि जब एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग 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 डायरेक्शन में अलग 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 होती है। जैसे जब आप कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आप डायमंड को देखो, तो अगर आप डायमंड को सामने से देखोगे तो डायमंड के पीछे खड़ा हुआ इंसान हो सकता है आपको बहुत मोटा दिखे, लेकिन जब आप डायमंड को ऐसा तिरछा करके डायमंड के टॉप में से उस आदमी को देखो, हो सकता है वो बहुत ज्यादा मोटा दिखे, और जब आप उसको नीचे देखोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा पतला दिखे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जो लाइट उससे पास हो रही है डायमंड से, वो अलग अलग एंगल्स पर बैंड हो रही है, इसलिए पीछे खड़ा हुआ इंसान आपको अलग अलग शेप का दिख रहा है, तो वो एन आइसोट्रॉपी कहलाती है। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक नेचर। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ दिस सॉलिड क्या है? इसका आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं है, हाँ आइसोट्रॉपिक नेचर है। और व्हाट वुड बी इट्स क्लीवेज प्रॉपर्टी? अब देखो बेटा, सबसे पहले एक बात समझ लो, आइसोट्रॉपिक नेचर हमेशा एमॉर्फस सॉलिड्स का होता है, हमेशा एमॉर्फस सॉलिड्स का होता है, नो डाउट। और अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो बेटा इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब पता है क्या होता है? जब आप इनको शार्प नाइफ से कट करोगे, जब आप इनको शार्प नाइफ से कट करोगे तो आपको एकदम प्लेन सरफेस नहीं मिलेगी। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास में एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इमेजिन करना एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो तो प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे, दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। तो जैसे मैंने इनको सबको कनेक्ट कर दिया, ये देखो मैंने इनको सबको कनेक्ट कर दिया,
ट्र ट्र कनेक्ट 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 कर दिया। अब मान लो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब मेरे एक शार्प नाइफ लेकर आया और मैंने शार्प नाइफ से मैंने इसको कट कर दिया, ये मैंने इसको कट कर दिया। अब क्या हुआ? अब आप खुद देखने वाले हो इस चीज को कि आपको जो ऊपर की सरफेस मिली ये अभी भी एकदम स्मूथ है। ये जो सरफेस आपको नई सरफेस मिली, ये सरफेस अभी भी क्या है? एकदम स्मूथ है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो जब कभी भी आप इसको कट करोगे, आपको जो नई सरफेस मिलेगी, जैसे मैंने इसको कट कर दिया ये, तो अब मुझे ऊपर की जो सरफेस मिली वो अगेन मुझे स्मूथ मिली। आप देखो ये जो नई सरफेस मुझे मिली, ये पार्टिकल्स तो अभी भी ऐसे हैं, लेकिन ये जो सरफेस मुझे नई सरफेस मिली ये अगेन स्मूथ है। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स को अगर आप लोग अरेंज करोगे तो आपको हमेशा स्मूथ कट करोगे तो हमेशा स्मूथ सरफेस मिलेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। लेकिन अगर मैं अब मान लो कि अब मान लो मेरे पास में एक एमॉर्फस सॉलिड है, ये देखो, अब मान लो मेरे पास में ये एमॉर्फस सॉलिड है। अब ये ऊपर की सरफेस है, ये देखो अपन इसको ऐसा रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है। अब ये क्योंकि तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, अब क्योंकि तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड है, तो एमॉर्फस सॉलिड तो कुछ ऐसे ही नजर आएगा यार। गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकूड़ों, मेरे बेटो, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है तुमको, है ना। अब जब आपने इसको जब आपने ऊपर की लेयर को कट करा, मान लो एक शार्प नाइफ लिया और आपने ऊपर के पार्टिकल्स को हटा दिया, अब देखो आपको कैसी लाइन दिख रही है। अब जो नई सरफेस उभर के आई, ये देखो, अब जो नई सरफेस उभर के आई ये थोड़ी सी ऐसी रफ है, ऐसी 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 उबड़ खाबड़ है, समझ रहे हो। तो जब कभी भी आप एक एमॉर्फस सॉलिड को एक शार्प नाइफ से कट करोगे, एकदम एक शार्प नाइफ से कट करोगे, तो जो आपको सरफेस मिलेगी, जो आपको नई जो सरफेस मिलेगी वो हमेशा कैसी सरफेस मिलेगी? रफ सरफेस मिलेगी। तो यू विल ऑलवेज ऑब्टेन अ रफ सरफेस अपॉन क्लीविंग एन एमॉर्फस सॉलिड। सर आपको एमॉर्फस से कैसे पता चला? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, क्योंकि उसकी जो अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम आ रही थी। तो गाइस ये हो गया आपका पांचवा सवाल, ठीक है। चलिए अब हम लोग हमारे छठे सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सिक्स्थ सवाल। सिक्स्थ सवाल क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। आपको इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर आपको इनको क्लासिफाई करना है। अब देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैं आपको सिखा चुका था, सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन आपको देखना है कि इनके अंदर कौन सा फोर्सेस है। तो सबसे पहले एक बार लिख लो भाई, सबसे पहले आपके पास में एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेटेलिक बॉन्डिंग होती थी, दूसरा आपके पास में मेटेलिक बॉन्डिंग के अलावा आपके पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती थी, कोवेलेंट सॉलिड जिसको आप बोलते थे। तीसरा आपके पास में आयोनिक होती थी, जिसको आप आयोनिक सॉलिड्स बोलते थे, आयोनिक बॉन्डिंग। और तीसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आपका डाइपोल 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 डाइपोल, है ना, या आपके लंदन फोर्सेस, यही कुछ होते थे। तो अब भाई सीधी सी बातें निकाल लो ना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4, K पॉजिटिव होता है, SO4 डाई नेगेटिव होता है। क्या ये आयोनिक है? हाँ, तो आपका K2SO4 आपके आयोनिक के अंदर आ गया। अगला सॉल्व करते हैं टिन। टिन 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 नाम से समझ में आ रहा है, तो आपका जो टिन है वो आपका मेटेलिक बॉन्डिंग वाला हो गया। अच्छा, बेंजीन, मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन 6 कार्बन की एक प्यारी सी रिंग होती है, सुंदर सी रिंग होती है, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर मेरे प्यारे गुलजारी लालो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन किसके अंदर आएगा? बेंजीन हमेशा ध्यान रखना नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर आएगा। तो अपन एक काम करें, ये जो लंदन फोर्सेस हैं यहां पर बेंजीन को लिख देते हैं, बेंजीन को यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है। अच्छा, यूरिया 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 आएगा आपके पोलर के अंदर। सर इसका कारण बताओ बेटा। यूरिया का फॉर्मूला लिखो, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब आप देख सकते हो कि यहां पर आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, दे कैन फॉर्म व्हाट? पोलैरिटी। इनके पास में पोलैरिटी होती है, तो ये पोलर के अंदर आ जाएगा,
यानी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के अंदर आ जाएगा। अच्छा अमोनिया, अमोनिया के अंदर मात्र नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मतलब अगर दूसरा अमोनिया का पार्टिकल कभी इन्वायरमेंट में आया तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए अमोनिया आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर आएगा। अच्छा जिंक सल्फाइड ZnS, ऑब्वियसली जिंक पर डाई पॉजिटिव, सल्फर पर डाई नेगेटिव, तो ZnS को काय में रखोगे बेटा, ऑब्वियसली ZnS को भी आप लोग आयोनिक के अंदर रखोगे। अच्छा ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट के अंदर अब मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोगों को मालूम है कि ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन 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 के बीच में आपको मैंने पढ़ा रखा है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा रूबिडियम, अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रूबिडियम क्या है, अबे मेटल है, अबे रूबिडियम एक मेटल है, अरे ग्रुप 1 सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सेजियम फ्रांसियम, तो रूबिडियम क्या हो गया तुम्हारा, मेटल हो गया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा आर्गॉन, आर्गॉन एक तो आपकी नोबल गैस है, और नोबल गैस के अंदर सबसे कमजोर फोर्सेस होते हैं, तो आर्गॉन को आप लोग लंदन फोर्सेस के अंदर लिख दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा सिलिकॉन कार्बाइड, अब प्यारे बच्चों सिलिकॉन और कार्बाइड मतलब सिलिकॉन और कार्बन, कार्बन और सिलिकॉन दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, कार्बन तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड विल बी इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों बड़े इजीली क्लासीफाई हो गया, बिना किसी परेशानी के क्लासीफाई हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, हैड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब इट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन फॉर्म एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इट इज। देखो बेटा सीधी सी बात, ये कोवेलेंट टाइप का सॉलिड होगा, क्योंकि कोवेलेंट टाइप के सॉलिड के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन या देयर इज नो फ्री आयन, आयन का तो यहां पर सवाल ही नहीं है, क्योंकि आयन्स तो इसके अंदर होते ही नहीं है। दूसरा दे आर वेरी हार्ड and have extremely high melting point and have extremely high melting point and boiling point। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को जब अपना लेक्चर पढ़ा रहा था मैं बोर्ड पर, तभी मैंने आपको समझाया भी था कि भाई साहब ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आप इनको खूब टेम्परेचर दे दो, खूब टेम्परेचर दे दो, ये जल जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट को तो टच ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई किस टाइप का होगा, कोवेलेंट टाइप का होगा। कोई एग्जाम्पल अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो डायमंड लिख दो, अगर कोई एग्जाम्पल मन में नहीं आ रहा हो तो डायमंड लिख दो, डायमंड की जगह आप सिलिकॉन कार्बाइड लिख दो, सिलिकॉन कार्बाइड की जगह आप SiO2 लिख दो, क्वार्ट्ज, ये सब मेरे प्यारे गुलजारी लालो इसी का एग्जाम्पल है। क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट, क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन तक यहाँ पर देख लीजिए, और अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो यू गाइस कैन आस्क, है ना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है इसका कि जब कभी भी आप लोग अपने सॉलिड फॉर्म के अंदर जाओगे तो सॉलिड फॉर्म के अंदर देर इज नो फ्री आयन अवेलेबल, देर इज नो फ्री आयन अवेलेबल, आपके पास में कोई फ्री आयन नहीं होगा। Na पॉजिटिव लेटाइज फॉर्म में Cl नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा, Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ होगा, Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ होगा, Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ होगा, Cl नेगेटिव जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से आपका लेटाइज पूरा एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होगा, देयर इज नो फ्री आयन। लेकिन जैसे ही आप इसको अपने मॉल्टन फॉर्म में लेकर जाओगे या पानी के अंदर डिसॉल्व कर दोगे, तो एक्वस फॉर्म में लेकर जाओगे, आपको यहाँ पर सारे आयन्स आपके फ्री होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में द आयन्स बिकम फ्री टू मूव, आयन के पास में फ्रीली मूव करने की शक्ति आ जाती है, और अब ये शक्ति कपूर बन जाते हैं, और इसकी वजह से ओ ललिता बेबी ओ ये करने लग जाएंगे, और अब आपको यहाँ पर ढेर सारे फ्री आयन्स दिखेंगे। नाउ ऑल आयन्स आर फ्री, और फ्री आयन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल 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 इजी सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। What type of solid are electrical conductor, malleable and ductile? The most वाहियात क्वेश्चन मेटेलिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है, ये मेटेलिक सॉलिड्स की बात कर रहा है। आपके जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इवन इन देयर सॉलिड फॉर्म, क्योंकि इनके अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से बिना किसी परेशानी के ये फ्री इलेक्ट्रॉन के सी के अंदर इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं, और सारे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री होते हैं,
और ये बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल, बारीक बारीक शीट्स में कन्वर्ट हो जाना और लंबे लंबे वायर में कन्वर्ट हो जाना। चलिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटाइस पॉइंट? मेरे प्यारे बच्चों, लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं? लेटाइस पॉइंट आर द एटम्स, एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स नहीं तो आयंस। ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं विच अरेंज देमसेल्फ, जब ये खुद को अरेंज करेंगे, विच अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर पैटर्न, इन अ रेगुलर फॉर्म, दे मेक्स यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और यूनिट सेल is the repeating unit of your crystal lattice, and unit cell is basically the repeating unit of the crystal lattice। तो आपका जो भी क्रिस्टल है, जो भी आपके सामने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, अगर आज वो इस दुनिया में आपके सामने अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी अंगूठी देखोगे तो ये अंगूठी में आपको जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है, पुखराज दिख रहा है, ये क्रिस्टल लेटाइस है। जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो मुझे इसके यूनिट सेल दिखेंगे, लेकिन यूनिट सेल भी कहां से बने होंगे? लेटाइस पॉइंट। तो बेटा लेटाइस पॉइंट का ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लेटाइस पॉइंट होते हैं। तो लेटाइस पॉइंट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? किसी की प्रकार का कोई दिक्कत? पक्की बात? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। ग्रेट, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन कौन से पैरामीटर्स है मेरे प्यारे बच्चों जिस पे आप लोग यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हो? भाई साहब कितनी बार पढ़ाएं गुलजारी लालो? अरे मेरे बच्चे यार, आंसर तो तुम्हारे को एकदम रटा हुआ होना चाहिए इस चीज का। फिर भी एक बार यूनिट सेल मैं बनाकर आपको बता देता हूं भाई, रिवाइज करवा देता हूं, बाद में कोई ये नहीं बोले कि सर ने हमको पढ़ाया नहीं, बाबा गुलजारी लाल हो गए सर हमारे। देखो भाई, पहला तो इनकी एज लेंथ, जैसे अगर मैं इस सेंटर पार्टिकल को लूं, अगर मैं इस पार्टिकल को ए बोलूं, इस पार्टिकल को बी बोलूं और इस पार्टिकल को सी बोलूं, तो बेटा पार्टिकल ए से ओ की एज लेंथ, ये एक एज लेंथ हो गई, दिस इज द एज लेंथ। एक एज लेंथ ये हो गई और एक एज लेंथ ये हो गई। अगर इस पार्टिकल को ओ बोल दूं तो ए से ओ एक एज लेंथ हो गई, फिर बी से ओ एक एज लेंथ हो गई बी, और सी से ओ एक एज लेंथ हो गई सी। तो ये पहला पैरामीटर हो गया क्या? इनकी एज लेंथ, यानी इनकी एजेस की लेंथ। और हम लोगों ने इनका बहुत इस्तेमाल भी किया है, अगर आपको याद हो तो हम इसको एज लेंथ ए से डिनोट करते थे, वो वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए, ए क्यूब निकालने के लिए। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स, इसको एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं, एज लेंथ और एक्सियल लेंथ। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? ये अगर ए से सी वाला बीटा है तो बी से सी वाला अल्फा है, और ए से बी वाला गामा है, गामा। सो अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स। तो बेसिकली बेटा आपके पास में टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स, जिनके बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग अपने किसी भी यूनिट सेल को बड़े आराम से कैरेक्टराइज कर सकते हो। और आपको याद है फिर इसके बेसिस पर अपन ने 7 यूनिट सेल का पूरा वो बनाया था। 7 यूनिट सेल लिखे थे, क्यूबिक टाइप के, क्यूबॉइडल टाइप के, रोम्बोहेड्रल टाइप के, हेक्सागोनल टाइप के। फिर उसमें हमने ए बी सी अल्फा बीटा गामा का एंगल्स चेक किया था। लाइकवाइज क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? चलो अगले सेल की तरफ चलते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब ये आपसे ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि आपके पास में एक हेक्सागोनल और एक मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है, इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो बेटा देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए, ना कभी पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ चलो ठीक है, इसकी इच्छा तो बता देता हूँ। जो हेक्सागोनल होता है बेटा उसमें एज लेंथ ए और बी बराबर होती है, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होते। दूसरा, इसमें अल्फा और बीटा ये जो दोनों एंगल होते हैं, दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो तुम्हारा एक एंगल गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप लोग जानते भी इस प्रकार से, एक हेक्सागोन ऊपर बनेगा,
फिर नीचे 3 पार्टिकल्स आएंगे सेकेंड लेयर के, फिर एक हेक्सागोनल लेयर इधर आ जाएगी। तो बेसिकली ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। लेकिन भाई अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो मोनोक्लिनिक की अगर हम लोग आपसे बात करें प्यारे प्यारे बच्चों से, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इनफैक्ट यहाँ पर अल्फा और गामा मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन बीटा कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। जस्ट फॉर नॉलेज ये चीज देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता। कभी पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर में क्या डिफरेंस है। तो बताओ भाई फेस सेंटर में क्या डिफरेंस है। फेस सेंटर में 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर होते हैं और 6 लेटाइस पॉइंट फेस पर होते हैं। इसका z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 4 होता है। लेकिन अगर भाई मैं एंड सेंटर की बात करूं यानी ईसीसी की बात करूं तो 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर होंगे, उसके बिना तो किसी भी टाइप का यूनिट सेल बनना इज इम्पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का यूनिट सेल बनाना है तो 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर चाहिए ना। अगर वो नहीं हो पाएंगे बेटा तो उसके बिना आप यूनिट सेल कैसे बनाओगे। और 2 लेटाइस पॉइंट ऑन अपोजिट फेसेस, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर ही होता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 अपन इसका अगर z इफेक्टिव निकालें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल प्लस कोई 2 लेटाइस पॉइंट ऑन द अपोजिट फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो इसका z इफेक्टिव 2 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, मेरे बकुड़ो। ओके चलिए अगला सवाल, हाउ मच पोर्शन ऑफ द एटम्स लोकेटेड एट कॉर्नर। प्यारे बच्चों अभी सिखाया मैंने, जब कभी भी आप एक कॉर्नर के पार्टिकल की बात करते हैं, जब कभी भी आपका एक लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। वी ऑल नो, हम ऑलरेडी बेटा बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखो अगर आप इस चीज को देख रहे हो एंड इफ यू फील कि नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो गाइस पूरी प्लेलिस्ट आपके पास में GC 3.0 की अवेलेबल है। आप इस वीडियो के ऊपर भी जो आई बटन आएगा ना, आप उस आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर प्रॉपर्ली पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के टाइप से अरेंज्ड है। आप खोलो और उसको पढ़ लो, आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्वेश्चंस है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो ये कॉर्नर का हो गया। अच्छा बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज द पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। ओके, और दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, बॉडी का पूछ रहा है। तो बेटा बॉडी के अंदर तो नो कंट्रीब्यूशन, पूरा कंट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पार्टिकल जो होता है इट इज नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी, इट इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर यूनिट सेल। ये और किसी यूनिट सेल के साथ में शेयर्ड नहीं होता। दैट इज अ सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या आपको याद है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मैंने क्या बताया था? जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, बिल्कुल पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल के नीचे पार्टिकल के नीचे पार्टिकल। ये आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है। मतलब जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है और जो सेकेंड लेयर होती है और जो थर्ड लेयर होती है, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ विड्थ मिल रही है और आपको यहां पर सिर्फ लेंथ मिल रही है, हाइट नहीं मिल रही है। ये सिर्फ ऐसी 2 डायमेंशनल लेयर है। ये तुम्हारे कीबोर्ड बटन जैसा लग रहा है। तो जो तुम्हारी फर्स्ट लेयर है ए, सेकेंड लेयर भी ए होगी और थर्ड लेयर भी ए, बिल्कुल सेम होगा। अब इमेजिन करो कि मैंने ये पार्टिकल को सेंटर पार्टिकल मान लिया, ये कितनों से टच हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल के आसपास कितने पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स को कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक पार्टिकल ये टच कर रहा है, एक पार्टिकल ये टच कर रहा है, एक पार्टिकल ये टच कर रहा है और एक पार्टिकल ये टच कर रहा है। तो जब मैंने इनको एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया तो आई एम ऑब्जर्विंग अ स्क्वायर, मुझे एक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ गया। तो अब ये एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच्ड है, 1 2 3 4 से, तो ऑब्वियसली
इसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत शाबाश, बहुत शानदार। अगला सवाल, कंपाउंड ने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन इसको सॉल्व करेंगे। गाइस आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। इस सवाल को वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको यहां पर सोल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन किस टाइप की पैकिंग है ये बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इन दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मेरे पास में 0.5 मोल्स है। अच्छा, मैं सब जानता हूं कि 1 मोल के अंदर 6 पॉइंट, मैं ये जानता हूं कि अगर कोई चीज मेरे पास में 1 मोल होगी तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। 0.5 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 3.011 इंटू 10⁻23। इतने आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या इसके अंदर, आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, कोई सी भी टाइप की पैकिंग हो, वॉइड्स को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर इज इक्वल टू n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इज इक्वल टू 2n। सर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो बेसिकली आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मैंने दिलवा ही दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिलवा दिए हैं? हाँ, मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिलवा दिए हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। क्या बोलते हो, समझ में आ गई बात? अब देखो, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकालेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, तो कुछ करना क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं करना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 3.011 इंटू 10⁻23। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 2 इंटू करना पड़ेगा 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये तुम्हारे टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया, ये तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया। आखिरी में इसने अपने से पूछ लिया कि एक्चुअली आपको टोटल वॉइड्स निकालना है, तो बेटा टोटल वॉइड्स का मतलब तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने? 3.011 इंटू 10⁻23, और आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 9.033 इंटू 10⁻23 इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वॉइड्स। बोलो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी थी? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? दैट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करते हैं। एंड ये क्वेश्चन बेटा कंपाउंड के फॉर्मूला के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी पिछली क्लास में एग्जाम्पल में भी करवा चुका था। आई होप यू गाइस रिमेंबर। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो एलिमेंट्स हैं m और n, जिसमें जो n नाम का एलिमेंट है इसने CCP, अरे सर आप तो ट्रिक सिखा चुके हो। CCP बोले तो FCC, FCC बोले तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है 4। ठीक है, तो आपके n ने क्या बनाया? CCP, तो ऑटोमेटिकली n का नंबर तो हो गया 4। सीधी सी बात क्लियर कट हो गई, क्योंकि n नाम के एलिमेंट ने पूरा CCP बनाया, लेकिन जो एटम m है उसने ऑक्यूपाई कर लिए टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसका भी कितना पार्ट? 1/3। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। अभी फॉर्मूला सिखाया 2n, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8। सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 8। लेकिन आपके m नाम के एटम ने कितने ऑक्यूपाई करे? 1/3। सो देयरफॉर m ने कितने ऑक्यूपाई करे? 1/3, यानी 8 का 1/3 यानी 8/3। तो अब जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m 8/3। कुछ मजा नहीं आ रहा है
तो क्या मैं इसको कट कर दूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये m हो जाएगा m 2/3 n1, इसको इधर मल्टीप्लाई में डाल दो तो m2 n3, सो दिस इज योर आंसर m2 n3। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते जाओ, मजा आता जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी? SCC हम लोग सब जानते हैं, सिंपल यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है प्यारे पकड़ो, 52.4%। शाबाश, वॉइड इसके अंदर ज्यादा होते हैं, 47.6%, बहुत शानदार। अगर मैं BCC की बात करूं, आपके फेवरेट वर्ड की, तो सर इसके अंदर 68% होते हैं। अच्छा, वॉइड कितने होते हैं गुलजारी लालो? 32%। अच्छा, थोड़ा वॉइड कम हो गया है, लेकिन मेरे गुलजारी लालो अगर मैं HCP की बात करूं, सर HCP कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं सिखाया, मैंने सिखाया है, 74%। शाबाश, तो वॉइड कितना होगा? 26%। तो वॉइड का नंबर यानी कि खाली स्पेस का नंबर किस में सबसे कम है? HCP में। तो HCP के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी, ठीक है? अरे यार, अरे यार, क्या बोल रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं यार? चलो अगले सवाल की तरफ चलते। अरे सर क्या सवाल है, झंडू सवाल है। मोलर मास दे रखा है, क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, व्हाट इज द नेचर? मतलब आपको पता है, यहां पर आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यूबिक बता रहा है बट क्यूबिक में कौन सा, FCC BCC? अरे वही तो निकालना है। तो चलो कैसे निकालेंगे भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बात समझना, जैसे ही आपको Z इफेक्टिव की वैल्यू मिलेगी, क्या आप इसको सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे? Z इफेक्टिव की वैल्यू 4 तो FCC, 2 तो BCC, 1 तो SCC, समझ गए, और 6 तो HCP। तो चलो अपन इसकी वैल्यूज फटाफट पुट करते हैं। डेंसिटी कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों आपको? डेंसिटी दे रखी है 2.7। अच्छा, दिस शुड बी 10 टू द पावर 3 है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन चेक करा, तो दिस इज 10 टू द पावर 3। Z इफेक्टिव तो हम लोगों को निकालना है। अच्छा देखो, आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल, और यहां पर आपको यूनिट इसकी दे रखी है kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। अब देखो बेटा, 405 पिकोमीटर, बेटा आपको मेरी आदत तो मालूम ही है, मैं 405 को क्या लिखूंगा, 405 इंटू 10 टू द पावर माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मीटर में चल रहा है, तो मैं इसका काम करता हूँ 10 टू द पावर -2 मीटर कर देता हूँ, डेसिमल को 2 डिजिट इधर लेकर आऊंगा, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4.05 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ये बात आप सब जानते हो, ठीक है? अब मैं 4 को भी अप्रोक्सीमेट मानूंगा और 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर का क्यूब कर दूंगा, और मैं एवोगैड्रो नंबर को भी 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखूंगा। अच्छा, एक बात यहां पर आप देखो, ये 2.1 और ये 2.1 एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी 2.7 एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 10 टू द पावर -2 जाएगा 10 टू द पावर +5 बन जाएगा, इंटू 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, और इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। बस मेरे ख्याल सारी वैल्यूज अपन ने पुटअप कर दी है। अब जब आप इसको ओवरऑल पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, तो आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार मुझे ठीक से चेकआउट करना पड़ेगा। 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ भाई, गलत करने से अच्छा अपन एक बार चेकआउट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स चेक इट वंस अगेन। मैं सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखना पसंद करूंगा यहाँ पर। ओके, अपने को क्या निकालना है, अपने को Z इफेक्टिव निकालना है, ठीक है? तो अपन यहाँ पर Z इफेक्टिव यहाँ लिख देते हैं, तो डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू ना डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, डेंसिटी कितनी है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय A क्यूब, तो इसका क्यूब कर लो यार सीधे सीधे, 64 इंटू 10 टू द पावर -30 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल। kg तो खुट्टूस कर दो, और ये पर मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खुट्टूस कर दो,
और 2.7 से 2.7 खुद टूस कर दो। अब जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे मेरे हिसाब से 3.99 के आसपास आपका जवाब आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 4 मान सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जेड इफेक्टिव कितना आ गया 4, और जेड इफेक्टिव 4 किसका आता है एफसीसी का। तो दिस इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 तक आप देखो हम पढ़ चुके थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है ये इफेक्ट्स के ऊपर है, तो वो वाला टॉपिक अब हम लोग हमारे मंडे से वापस रिकॉर्डिंग करके कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। 18 क्वेश्चन जो मैंने आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के कराए हैं बेटा, ये 18 के 18 क्वेश्चंस जो हैं ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब ये डिफेक्ट्स आपके, ये स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इंप्योरिटी क्या होती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, फैब्रे सेंटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सब करेंगे। फिर अपन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों का सब कुछ क्लियर हो गया? तो गाइज विद दिस हम लोग हमारे आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगले लेक्चर में हम लोग हमारे आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, बोर्ड पर जाएंगे और बाकी की बची हुई चीज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, सी यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।